Good morning, students. How are you? I hope you are good at your home. Okay, student. Yesterday I have told your chapter number 6, how things change. I have told you a physical change and there are some examples. Okay, starting your new content of this chapter. I will give you some quick revision of this chapter. Okay, let's start physical change. I have given only 2 minutes quick revision. Okay, physical change, a change which can be get reversed by itself and no new substance is formed. Yesterday I have told you what is a physical change. ऐसा चेंज जो रिवर्स हो सकता है, ठीक है, कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, ठीक है, रिवर्स हो सकता है. ऐसी रिएक्शन जो दोनों साइड मूव हो जाती है, ठीक है, और कोई भी नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता. लाइक ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जो कांच है वो टूट जाता है तो आप उसको रिसाइकलिंग के लिए दे देते हो तो वो वापस से ग्लास में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, टीयरिंग ऑफ पेपर इनटू पीसेस, आप पेपर के चाहे कितने ही टुकड़े कर दे, रहेगा वो पेपर ही, ठीक है. थर्ड इज मेल्टिंग ऑफ आइस. दिस एग्जाम्पल इज कॉमन एग्जाम्पल बिकॉज इट कन्वर्ट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हमारा वाटर ऐसा है जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड में क्या लेंगे हम? आइस का एग्जांपल, ठीक है. आइस हो गया, आइस को आप ऐसे ही रख दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में. वाटर के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो वेपर्स में, ठीक है. तो जो हमारा आइस है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है. एक टर्म और थी आप इसमें कि फ्रॉम सी वाटर हाउ कैन वी ऑब्टेन सॉल्ट, ठीक है. सी वाटर से आप सॉल्ट को कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है. तो वहां हमने क्या बताया था? इवेपोरेशन प्रोसेस. इन इवेपोरेशन प्रोसेस वी कैन ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, ठीक है. एक टर्म और थी क्रिस्टलाइजेशन. व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? ऑब्टेनिंग क्रिस्टल ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय कूलिंग और इवेपोरेटिंग. क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो अपने सॉल्युबल सब्सटेंस से हम ले सकते हैं उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन के थ्रू, अगर हम उसे ठंडा कर दें या उसको इवेपोरेट कर दें. ओके, आई हैव गिवन यू क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ वी स्टार्टेड न्यू चैप्टर, न्यू कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम स्टार्टिंग your new topic of this chapter, chemical change. Okay, chemical change. What is chemical change? इसके नाम से ही पता चल रहा है केमिकली कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, जिस कारण इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंज. इन फर्स्ट लाइन, अ केमिकल चेंज इज एन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. ओके, फिजिकल चेंज क्या था? रिवर्सिबल. ओके, केमिकल चेंज, a chemical change is an irreversible change in which original substance are not obtained back and entirely new substance or substances are formed as a result of reaction between chemicals and substances. Okay, chemical change में क्या होता है कि जो रिएक्शन एक बार हो गई ना, फिर वो दोबारा अपने पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आएगी, ठीक है. और साथ में क्या होता है? नए नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, एक तरीके से आपका नया प्रोडक्ट बनता है. जो केमिकल चेंज है उसमें क्या होता है कि कलर में भी चेंज आ सकता है, ठीक है, उसके टेस्ट में भी चेंज आ सकता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उसमें वो चेंजेस ला सकते हैं. जैसे आप अपना डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, जैसे बर्निंग ऑफ कोल है ना, बर्निंग ऑफ वुड, क्या है? लकड़ी, कोयला सब जल जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है. क्या आप उसको वापस उसकी पोजीशन में ला पाओगे? नहीं. तो केमिकल चेंज में क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट्स बनेंगे, अब वो अपनी पुरानी जो पोजीशन है उसको रिगेन नहीं करेंगे. ओके, डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है. सबसे पहले कर्डलिंग ऑफ मिल्क मीन्स
दूध से आप दही बनाते हो, क्या दही से वापस दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। सेकंड क्या आता है? बर्निंग ऑफ मैच स्टिक। आप माचिस की तीली जलाते हो, है ना, जल जाती है, क्या वापस मैच स्टिक में ला दोगे? नहीं ला पाओगे। बर्निंग ऑफ पेपर, वुड, चारकोल, वैक्स, फ्यूल, ठीक है, तो ये अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आ सकते जलने के बाद, ठीक है। फिर है मैग्नीशियम मेटल्स और क्रैकर्स। क्रैकर्स क्या होते हैं? पटाखे। आप जला देते हो, क्या वापस आ जाते हैं? नहीं, ठीक है। उसी तरीके से कुकिंग ऑफ फूड, खाने को पकाना, है ना, ये आपको पिक्चर्स में भी दिख रहा है कि खाने को आप पका लेते हो, क्या वापस अपनी पुरानी पोजीशन में आता है? नहीं। साथ में क्या होता है आपका? क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। आप जो खाना खा लेते हो आपके स्टमक में चला जाता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्या वापस पुरानी पोजीशन में आता है? नो, अपनी पुरानी पोजीशन में नहीं आता। तो इन केमिकल चेंज अ प्रोडक्ट इज नॉट बैक इन इट्स ओरिजिनल शेप। मीन्स आप ये कह सकते हो शेप साइज में भी फर्क आ जाता है, अपनी पुरानी पोजीशन में वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स क्या होता है? जुड़ना, किसी चीज का जुड़ना, तो क्या कहलाता है वो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर substances combine chemically to form a new substance or substances, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल हैं जो आप देखते हो, ठीक है, लेकिन कभी उसका रीजन आपको पता नहीं चलेगा, अब आपको पता चल जाएगा। जैसे ब्राउनिंग ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ कट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। आप सभी फ्रूट्स खाते हो, सबसे पहले एप्पल का जिक्र करते हैं, देखो पिक्चर्स में भी है। जब एप्पल को आप कट करते हो नाइफ की हेल्प से, अगर आप उसको ऐसे रख दोगे कुछ देर के लिए, तो उस पर ब्राउन कलर का, उसकी जो फ्रूट है उसकी जो सरफेस है उस पर ब्राउन कलर की जो स्पॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्यों? उसकी सरफेस ब्राउन कलर की होने लगती है। क्यों हो जाती है? तो जो एप्पल होता है उसकी सरफेस, उसमें क्या है? एसिड्स हैं, यानी कि मैलिक एसिड के बारे में आपको बताया था इन एसिड एंड बेस चैप्टर, ठीक है। तो इनमें क्या होता है? केमिकली सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, एसिड्स वगैरह होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, ठीक। तो वो क्या करते हैं? नाइफ क्या है? मेटल का बना है, और जब एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं? क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। तो क्या होगा? वो ब्राउन उसकी सरफेस को कर देगा, किसकी? एप्पल की सरफेस को। ऐसे ही ब्रिंजल, आप देखते हो ना, ब्रिंजल बैंगन जिसे कहते हो, आप उसको कट करते हो तो देखते हो कुछ टाइम बाद वो काला सा पड़ने लगता है, उसकी सरफेस ब्लैक सी हो जाती है, ब्लैक ब्राउन सी, तो वो इसी के कारण होती है। तो आप उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो? ब्राउनिंग जो है उसको आप कैसे रोक सकते हो? उसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो फ्रूट और वेजिटेबल्स आपने कट किए हैं, या तो तुरंत उनको ठंडे पानी में डाल दो, या किसी विनेगर या सिट्रस फ्रूट के साथ उसको ड्रेसअप कर दो, ठीक है। तो आप उसकी ब्राउनिंग हो जाती है सरफेस पर, उसको रोक सकते हो। क्योंकि ये सब्सटेंस क्या करते हैं? बहुत सारी लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, जिस कारण वेजिटेबल्स और फ्रूट की सरफेसेस पे ऐसा हो जाता है। ओके, नाउ है सेकेंड, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक और एनी अदर मटेरियल। अब देखिए, आप माचिस की तीली जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, कोयला, कुछ भी जलाते हो, तो जलने के लिए क्या चाहिए? बर्निंग के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन गैस, है ना। आपको पता है ऑक्सीजन गैस क्या है? बर्निंग में हेल्पफुल होती है। तो जब आप उसको बर्न करते हो, एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो एयर उसको मदद करती है जलने के लिए, जिस कारण जो मटेरियल है वो जलना शुरू हो जाता है। साथ ही क्या बनाता है जलने के बाद? ऐश, राख बनती है, किसकी? जो सब्सटेंस आपका जला है और एयर जो मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड ऑफ बर्निंग मटेरियल, ठीक है, ये उसके प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। ओके, पॉइंट, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोक्साइड विद मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो तुरंत बर्न हो जाते हैं, अपने आप जल जाते हैं।
क्यों? क्योंकि जो सोडियम और पोटेशियम है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, इसलिए इन्हें हमेशा कैरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं तुरंत बर्न हो जाती हैं। अगर ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आती हैं तो भी बर्न हो जाती हैं, क्योंकि क्या उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है, वाटर में भी। तो जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Na2O, सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, Na2O, पोटेशियम है तो K2O, ठीक है। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, NaOH, KOH, ठीक है। तो इसीलिए इन मेटल्स को हम डिप करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल में टू अवॉइडिंग विद एयर, वाटर और मॉइस्चर। ओके, नाउ इज नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट। वेल नोन एग्जाम्पल है, आप लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है आपने इसके बारे में, अच्छे से मालूम क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक। इस क्लोरोफिल की मदद से वो क्या बनाते हैं, अपना फूड खुद से बना लेते हैं। अब एयर से वो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। लीव्स में ये प्रोसेस होती है, लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सनलाइट की एनर्जी को ये ट्रैप करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और बदले में क्या छोड़ते हैं, ह्यूमंस के लिए, मैमल्स के लिए ऑक्सीजन और वेपर्स, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस का एग्जाम्पल है, वो आपका क्या है, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है, आप हर साल इसके बारे में पढ़ते हो, अच्छे से आता है आपको, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल रिबन इन एयर। मैग्नीशियम में भी हमारी क्या है, एक मेटल है, इसको अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हो तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, जंग का लगना जिसे आप कहते हो। रस्टिंग हमेशा आयरन में ही होती है, ठीक है, याद रखिए। रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना, एक कॉमन केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर आप कोई भी आयरन की बनी हुई चीज को ऐसे ही छोड़ दो तो वो एयर, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, तो वो क्या करती है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है और धीरे धीरे वो मेटल की सरफेस पर रस्टिंग होना शुरू हो जाता है। आप देखते हो ना, कहते हो जंग लग गया है, ये तो खराब हो गया है, कहते हो ना, तो वो जंग लगकर क्या होता है, वो मेटल को पूरी तरीके से खराब कर देता है, फिर वो आपके यूज के लिए नहीं रह जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, देखिए आयरन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया, वाटर के कांटेक्ट में आया और उसने क्या बना दिया, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी कि रस्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अब इनको बैलेंसिंग किया हुआ है, ठीक है, 4Fe + 3O2 + 2H2O इज इक्वल टू 2Fe2O3 डॉट H2O। देखिए ऑक्सीजन भी आ रही है क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर रहा है और वाटर के साथ भी वो रिएक्ट कर रहा है, तो ये बनाता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आपने देखा है अपने घरों में कि हम जितने भी आपके आयरन के गेट होते हैं उनमें पेंटिंग करते हैं, पेंट करते हैं, क्यों करते हैं, जिससे कि उसमें जंग ना लगे, रस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया हो कि पेंट करना क्यों जरूरी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वी विल मीट our next video.